अब तक बॉलीवुड में आपने कई सारे बायोपिक्स देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बायोपिक्स बनाना इतना भी आसान नहीं है? एक लंबा प्रोसेस होता है जो हर एक फ़िल्म मेकर को फ़ॉलो करना पड़ता है और तब जाके एज़ एन ऑडियंस आप स्क्रीन पर देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ है फ़िल्म मेकर तुषार। तुषार, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। तुषार, आप भी फ़िल्मों का हिस्सा कई सालों से रहे हुए और स्पेशली अगर बायोपिक्स की बात की जाए तो आपने भी कुछ बायोपिक्स डायरेक्ट की है। मैंने सिर्फ खाली बायोपिक्स ही डायरेक्ट की, जी, कुछ कैसा नहीं। अनुभव रहा है आप? सी बायोपिक्स जैसा आप बोल रहे थे कि बहुत ही बड़ा एक प्रोसेस है। सबसे बड़ा प्रोसेस है पहला तो आइडेंटिफाई करना आपको क्या बनाना है। एक टाइम आप आइडेंटिफाई करते हो कि सपोज मुझे जैसा सांड की आग बनाना था तो मुझे दो दादियों की कहानी बतानी थी जो एट द एज ऑफ 65 उन्होंने शूटिंग चालू की। तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है कि यार ये स्टोरी में आपको बनाना है नहीं बनाना, आपको मज़ा आता है कि आपको ये स्टोरी। ऐसा नहीं है कि बायोपिक्स हो सकता है कोई कोई बायोपिक्स ड्राई हो जाता है या डॉक्यूमेंट्री हो जाता है। आई डोंट बिलीव इन दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बायोपिक्स बनाता हूँ उसमें थोड़ा एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, एक मज़ेदार किस्सा होना चाहिए, ऊपर से उसमें कोई एक एक थोड़ा लेसन होना चाहिए विदाउट बीइंग प्रीची। तो अगर आप देखिए तो सांड की आँख हो या श्रीकांत हो या स्कैम 2003 हो, मुझे ऐसा लगता है क्या वो पहले एक तो आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर एक प्रोसेस होता है, एक तो उनका राइट्स लाना। तो आजकल क्या है, सब लोग काफ़ी बायोपिक्स बन चुके, तो सबको ऐसा लगता है क्या राइट्स के बहुत पैसे मिलते हैं और ये बहुत फिल्म लाइन का जैसा कोई आके अप्रोच करता है तो सबको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिलता है। बट ऐसा नहीं है इतना, मतलब ऑफ कोर्स जो लोग जिनका ऑलरेडी बहुत फेमस है, दे डिजर्व दैट मनी बिकॉज ऑलरेडी उनकी कहानी पर द काइंड ऑफ फिल्म्स आई एम मेकिंग जो लोग जानते नहीं, जिनको मेरा ये है कि जो लोग जानते, मतलब जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए, आई वांट द वर्ल्ड टू नो देम, वो उनको इतना नहीं दे सकते हम। तो एक तो वो प्रोसेस ही बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। एक एक टाइम वो हो जाता है, फिर उनके साथ मिल के बात करके उनका पूरा स्टोरी स्टार्ट टू एंड समझना, आपके राइटर्स के साथ, आपके पूरे टीम के साथ, और फिर उसको एक एंटरटेनिंग मैनर में ऑडियंस के लिए पेश करना इज द एंटायर प्रोसेस। तो वो बहुत ही, मुझे बहुत मज़ा आता है वो करने में, तो दैट्स व्हाई आई डू बायोपिक्स। राइट्स की अगर बात की जाए अमूमन कितना वक्त लग जाता है, क्योंकि आपने तो मुझे बहुत टाइम लगा था श्रीकांत के लिए और सांड की आग के लिए। इनफैक्ट दोनों पिक्चर किसी और के पास थे, दादियों के राइट्स और श्रीकांत के राइट्स किसी और के पास थे। मुझे जाके कन्विंस करना पड़ा कि मुझे दे, और हो गया, हो जाता है, पर हो गया बिकॉज आई वॉज एट इट। मुझे बनाना था तो आई वॉज केप्ट आउट। मुझे कैसे भी करके मैंने ले लिया उनसे दोनों पिक्चर के नहीं, राइट्स। जैसे कि आपने कहा कि आप चाहते हो कि या एक एज अ फिल्म मेकर आप नहीं चाहते कि वो एक डॉक्यूमेंट्री या प्रीची की तरफ हो, आपका प्रीची हो जाए। आप अपनी कहानी को एक एंटरटेनिंग वे में भी रख सकते हैं। जब एक क्रिएटिव लिबर्टी आप जब लेते हैं, ऐसे में क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है? सी एक तो सबसे पहला ये है कि जब आप क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए बिकॉज इट्स अ बायोपिक। ऐसा नहीं क्या, फॉर एग्जांपल श्रीकांत इज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, ऐसा नहीं कि सडनली वो एक्शन करने लगेगा या गाड़ी चलाने लगेगा या नाचने लगेगा, दैट्स नॉट राइट। तो मैं वो सब नहीं कर पाता। तो वो व्हेन यू टेक अ क्रिएटिव लिबर्टी, वो होना चाहिए कि सेंसिबिलिटी ऑफ द पिक्चर खराब नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वॉट वी टेक केयर। एंड उस दूसरी बात ये होती है कि जो जिस पर्सन के बारे में आप बना रहे हो उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। दैट पर्सन शुड नॉट फील हर्ट कि आपने कुछ ऐसा कुछ दिखा दिया जो उसका सेंटिमेंट हर्ट हो जाए। जैसा हमने जब श्रीकांत बनाया तो हमने उसको सेकेंड हाफ में दिखाया कि वो थोड़ा ही बिकम्स लिटिल एरोगेंट और ये सब, और मैंने वो श्रीकांत को पूछ के किया उस, एंड ही वाज ओके विद इट बिकॉज उससे बोला कि ये हो ही जाता है, नॉर्मल आदमी हो जाता है, तो मैं तो नॉर्मल ही हूँ, तो प्लीज़ आप दिखाइए। तो वो सब पूछ के करना पड़ता है, बट यस, यू हैव टू कीप माइंड के किसी का फीलिंग्स हर्ट नहीं करे आप जिसका जिसका कहानी बना रहे, तो दैट्स व्हाट इट इज। सो एज अ फिल्म मेकर, एक आप फिल्म मेकर भी हो और एक आपके पास एक ऐसा बंदे की कहानी है जो सही भी है और गलत भी है, या कई जगह पे इस तरह से बैलेंस करना कभी ऐसा हुआ है चैलेंजिंग, या ऐसा कोई मोमेंट शेयर कर सकते हो हमारे साथ में? ऐसा चैलेंज तो नहीं है, बट एक चीज़ ये था, जब मैं श्रीकांत राज के पास लेके गया था तो बहुत ही एक हमारा एक होता है पैटर्न कि हम सबको स्वीट बताए हमेशा। तो राज ने ये बोला था, यार ये मैं पिक्चर तो कर रहा हूँ, पर यार इफ़ यू कैन मेक इट मोर रियल एंड मेक इट लिट, फाइंड आउट इफ श्रीकांत हैज़ एनी बैड हैबिट्स और एनी बैड थिंग। सो वो जाके जब मैंने उसको पूछा तो थोड़ा रिजर्व था, बट उस वो बेचारे ने ओपनली बताया कि ये मैंने किया था। उसके पार्टनर जो थे रवि, उसने काफ़ी किस्से सुनाए मुझे।
और उसके वजह से हमने फिर ऐसे किया, फिर राज ने 1 साल के बाद पिक्चर चालू किया हमने राइटिंग। तो वो चैलेंज हो जाता है कि यार व्हेन यू, क्योंकि वो पूरा पिक्चर का आप एक टाइम लिखते हो तो चेंज करने जाते हो तो काफ़ी कुछ हिल जाता है। तो देन टू गेट दैट अलाइन्ड वो टाइम जाता है। बॉलीवुड में कई सारी बायोपिक्स बन चुकी है, अगर आपकी कोई फेवरेट हो या आपको लगे हो कि ये बहुत ही बेहतर तरीके से कहानी है भी और दर्शाया भी गया स्क्रीन पर? बायोपिक्स मुझे बहुत भाग मिल्खा भाग, बहुत सी वो जो मैरी कॉम, बहुत सी बायोपिक्स अच्छे लगे थे मेरे को काफ़ी। मतलब आई आई एंजॉय बायोपिक्स, तो मुझे तो एकदम बहुत मज़ा आता है बायोपिक्स देखने। तो काफ़ी अच्छे, बहुत जैसा स्कैम, स्कैम जो इनिशियल जो अंचल सर ने किया था, उससे बायोपिक होनी ऑफ अंचल में था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स स्कैम। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि द वे इट वॉज मेड, इट वॉज वेरी रियल। उसको जैसा हर्षद मेहता का अच्छाई भी दिखाया, बुराई भी दिखाया, सबसे इंपॉर्टेंट एक इंसान दिखाया हर्षद मेहता को। तो दैट आई रियली एंजॉयड स्कैम। आई थिंक मैंने स्कैम कुछ 6-7 टाइम देखा होगा ओवरऑल, स्कैम वन। हाँ, सान के आग को लेके कोई इंटरेस्टिंग किस्सा जो हम शेयर करता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। कोई पिक्चर करना नहीं चाहता था, ऑलमोस्ट हम 2 साल तक सबके पास गए थे एक्ट्रेसेस। काफ़ी लोग बोलते थे कि सीनियर लोगों के साथ क्यों नहीं बनाया, वो भी ट्राई किया था हमने, पर इकोनॉमिक्स बैठ नहीं रहा था उसमें। तो फिर जाके यंगस्टर्स ट्राई किया। ऐसा कोई एक्ट्रेस नहीं होगा जो उसके बाद मैं नहीं गया होगा, बट हाँ ये दोनों ने किया और पिक्चर बनी, तो दैट्स व्हाट इट इज़। और इंटरेस्टिंग बात तो रोज़ इंटरेस्टिंग ही किस्सा था, बिकॉज हमारे पास कोई ज़्यादा बजट्स नहीं थे और मेकअप का कंस्ट्रेंट था, तो रोज़ एक फाइट था, पर मज़ा आया। मतलब हमने बहुत सब एज अ टीम, क्या होता है एक पिक्चर एक अकेला आदमी नहीं बनाता, उसके जो टीम होती है, पूरी टीम, कैमरामैन हो, राइटर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, कॉस्ट्यूम हो, आर्ट डिपार्टमेंट हो, जब साथ में आके मिलते हैं ना तो फिर इंटरेस्टिंग, रोज़ इंटरेस्टिंग हो जाता है, पिक्चर एकदम अच्छी बनती है। तो शायद जब राइट्स एक्वायर करते हैं जिनके ऊपर आप कहानी बना रहे हो, किन किन बातों का ध्यान रखते हो, आप उनको पहले ही कन्वे कर देते हो? क्या हम लोग देखिए, पहला तो हम क्लियरली उनको बोलते हैं कि यार आप अपना कहानी सच्ची में पूरा बताइए। एज अ लॉयर, जैसा आप, आई ऑलवेज थिंक, आप जैसा एक लॉयर के पास आप जाते हो, अगर आपका कोई क्रिमिनल केस होता है तो एक लॉयर बोलता है प्लीज़ आप मुझे सब सच्चाई बता दो, फिर बाद में मैं केस पेश करूंगा अदालत में। तो इट्स द सेम वे एज अ डायरेक्टर, आई गो एंड से कि आप अपना पूरा सब बता दो, अच्छा बुरा सब, देन आई विल पुट इट फॉरवर्ड, डोंट वरी, आई विल नॉट गेट यू अरेस्टेड। मतलब आई विल नॉट गेट यू, आपका खराब नहीं करूंगा मैं, मतलब आपको अच्छा ही दिखाऊंगा, पर हाँ इट्स बेटर टू शो एवरीथिंग एंड देन गेट द राइट पिक्चर आउट। अगर कोई किस्सा शेयर कर पाए, जब सान की आग के लिए आप राइट लेने गए थे उस टाइम पर कुछ कोई इंटरेस्टिंग बात जब मैं शेयर कर सांड पाए? के अकेले गया था तो मुझे बोला गया था कि ऑलरेडी हमने राइट्स दे दिया है, और बहुत दूर था, बागपत, बागपत मेरठ में बहुत ही दूर जगह है। पर मतलब पहले दिल्ली जाओ, फिर वहाँ से गाड़ी में जाओ। तो मैं और मेरी वाइफ जो निधि है, शी इज़ माई प्रोड्यूसर, तो हमने बोला, उसने मैंने हमने अनुराग कश्यप भी था हमारा प्रोड्यूसर तब। तो हमने जब बोला उनको क्या यार, वो बोल रहे कि राइट्स ऑलरेडी दे दिया, तो बोला तू जा, बोल डॉक्यूमेंट्री बनाना है और जाके 3-4 दिन वहाँ रहे और उनको इम्प्रेस कर ले। तो मैं वो 3-4 दिन जाके एकदम इम्प्रेस करके, फिर लास्ट दिन उन्होंने ही खुद बोला कि आप डॉक्यूमेंट्री मेकर नहीं है, आप तो तुषार गिरनानी राइटर है, आप कुछ और करना चाहते हैं। मैंने तब बोला कि हाँ मुझे पिक्चर बनानी है। बोला कि हमने राइट्स किसको दी है, पर हम आपको दे देंगे, अगर आप कर सकते हैं आपके लॉयर के थ्रू तो हम कर देंगे। तो रिलायंस, लकीली मेरे पास रिलायंस था, विच वॉज अ बिग कंपनी, तो दे हैड द सेट ऑफ लॉयर्स, उन्होंने सब करके पूरा क्लियर करके ले लिया। फिर पैसों की बात की जाए तो पैसों का किस तरह से बातचीत होती है या किसने वो पैसे तो सबके साथ अलग होती है, हर आदमी अलग होता है इस देश में, हर आदमी का अलग अलग नीड, अलग वांट होता है, तो दैट इज पर्सन टू पर्सन, तो दैट यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी। ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो कई बार हम पढ़ते हैं एज अ रीडर या फिर एज अ जर्नलिस्ट कि किसी ने बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए हैं अपनी बायोपिक के लिए और कई एक्चुअली डिमांड करते हैं हाई मनी। तो उस पर अगर आप अपना ओपिनियन दे सकते लाइक आई सेड, पर्सन टू पर्सन, आप किसी आदमी को कुछ बोल नहीं सकते, इट्स अ पर्सन। अभी आदमी का दिमाग में और दिल में क्या चलता है वो क्या पता, जिसको जो चाहिए। एक आदमी 100 करोड़ भी मांग सकता है, एक आदमी फ्री में भी दे सकता है। नो, दिस डिपेंड्स ऑन यू, आपको बनाना है और आपको देना है तो आप दोगे, आपको नहीं बनाना है, नहीं आपको नहीं परवड़ता तो आप नहीं करोगे। हैं। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, जब जिनके ऊपर कहानी बनती है अगर वो उनका इन्वॉल्वमेंट फिल्म में पूरी तरह से होना ज़रूरी है या एज अ फिल्म मेकर आपको लगता है कि थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि क्रिएटिव लिबर्टी भी लेते हैं, तो कितना उनका इन्वॉल्वमेंट आप? फुल होना चाहिए। अगर वो आपको पूरी कहानी नहीं बताएंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। लाइक श्रीकांत ने बीच में, अभी आज श्रीकांत खुद बोलता है
क्या मैं काफ़ी उसके पीछे लगा रहता था, क्या बता और बता और बता, पर उसको लगता था यार ये पिक्चर क्या है, मतलब होगा नहीं होगा कैसे होगा, तो उसको बताया ही नहीं। जब पिक्चर आके देखा तो मैंने काफ़ी कुछ इमेजिनेटिव कर लिया था, और ऐसे भी उसका काफ़ी कुछ गूगल पे था, तो मैंने काफ़ी मिक्स स्क्रैच करके कर दिया। जब पिक्चर देखा तो उसको लगा यार मैंने मिस्टेक किया, मैंने ज़्यादा कुछ इनके साथ इतना इंटरैक्टिव नहीं किया था। अभी वो सिर खा रहा है कि पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 2 बनाओ। अभी मैं भाग रहा हूँ उससे। और सान की आँख में कितने इन्वॉल्व थे दोनों? दादियाँ थी यार, दे वर नॉट ओल्ड, तो उनके रिलेटिव्स इन्वॉल्व थे। रिलेटिव बिकॉज़ वो दादियाँ की, दे इनफैक्ट उनका मेमोरी भी इतना नहीं था कि वो याद कर सके, तो उनके रिलेटिव्स जो-जो कहानियाँ बताते थे और उनके बारे में, तो फिर वहाँ से हमने सबसे मिलके सबसे, वो बहुत प्रोसेस होता है, सबसे मिलना पड़ता है, आजू-बाजू के लोगों को रिकॉर्ड करके आप सुनते रहो, फिर आप बनाते हो उसके एक-एक चीज़ों के सीन्स बनाना पड़ता है। तुषार, थैंकफुली आपके साथ अच्छे लोग जुड़े जैसे, तो आपकी फ़िल्म बन भी गई। बट कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली एक छावा का भी कंट्रोवर्सी हुआ। फ़िल्म काफ़ी अच्छी, मतलब सुनने में आई कि अच्छी बनी है। हालाँकि एक सीन जो था, लेजिम डांस, वो लोगों को पसंद नहीं है और एज़ अ फ़िल्म मेकर उनको डिलीट करना पड़ रहा है, फिर रिलीज़ करना पड़ रहा है। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फ़िल्म जब बन जाती है, फिर दिखाना उनके रिलेटिव्स को या उनको, वो कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं तो इनफैक्ट जब पहला स्क्रिप्ट ही बनता है तो मैं शेयर करता हूँ उनसे, तो उसी उनका फिर सिग्नेचर लेता हूँ हर पेज पे, और देन आई फॉलो माय स्क्रिप्ट। ऑब्वियसली इधर-उधर थोड़ा चेंजेस होता है, पर उतना ड्रास्टिक नहीं होता कि दे विल हैव अ ऑब्जेक्शन टू इट। और फिर जब पिक्चर बनती है तो मैं सबसे पहले उनको दिखाता हूँ। हाँ, तो ऐसे में डर ही नहीं है, बिकॉज़ मेरे में कुछ, मुझे कुछ गलत करना ही नहीं है, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, कोई ऐसी बायोपिक जो अभी इंटरेस्टेड है आपको और आप मौका मिले तो तुरंत करना चाहो उस बारे में? काफ़ी या है कहानी? एक्चुअली, अभी मैंने नहीं दिया, कोई तो न्यूज़ आ गया, पर मैं नहीं बता सकता, पर हाँ, मैं कर रहा हूँ, बायोपिक्स ही कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ी कहानी है, बहुत, आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट वन, अगर हो जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, एंड लास्टली बुक्स के ऊपर जो कहानी बनती है, अगर उसका भी प्रोसेस अगर एज़ अ फ़िल्म मेकर आप हमें बता पाएँ? तो इनफैक्ट 2003 जो स्कैम थी वो बुक पे ही थी। तो वो राइटर्स, सी दैट इज़ व्हाट राइटर्स, आज राइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बायोपिक हो कोई भी, पर आज राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइटर्स का आर टुडे द रियल हीरोज, वो was that is the process that is, has to be spent most time on, and I like to spend most time on writing only. तो वो एक टाइम क्रैक हो जाता है ना, तो फिर बहुत सही होता है। तो बुक हो या बायोपिक हो या कोई भी कहानी हो, राइटिंग का प्रोसेस एक बहुत बड़ा बढ़िया प्रोसेस होता है, जो बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। उस पर ही पिक्चर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक वेल रिटन फिल्म with a bad director will still be a okay, good film. But a badly written film with a great director will still be a bad film. So that is what it is. So writing is the most important part. So that is what it is. अगर जो भी, मैं हमेशा यंगस्टर्स को बोलता हूँ जो नए फिल्म मेकर आते हैं, वो सब टेक्निक और इसके बारे में बात करते, तो मैं हमेशा पूछता स्टोरी और राइटिंग क्या है, कहानी सुनाओ, उसके आगे फिर बात करते टेक्निक और ये सब। जब बुक से क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि खैर वैसे सेम चीज़ है मैम, बुक का क्या, एक-एक राइटर से चैप्टर आप को आपको, बुक तो एक लेंथी प्रोसेस होता है, पूरा डिस्क्रिप्टिव अच्छा होता है, बुक में तो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। नहीं, एज़ इन लाइक परमिशन से आप ऑथर से परमिशन लेते हैं एंड देन नहीं, नहीं, पूरा एक टाइम बुक का राइट मिल गया तो आपके पूरा, यू हैव द फुल राइट टू डू व्हाटएवर यू वांट। आपने उसको पैसे दे दिए, आपने राइट्स ले लिया, तो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। ओके। और रॉयल्टी नाम की कोई चीज़ होती है इस प्रोसेस अभी में? तो चालू किया है उन्होंने, देखिए अगर पास होता तो वेरी गुड, सबके लिए अच्छा है। प्रोड्यूसर्स को भी मिलेगा, राइटर्स को भी मिलेगा, तो इट्स अ गुड प्रोसेस। तरुण, सबसे पहले बायोपिक, आपका क्या ओपिनियन है सबसे पहले ओवरऑल? मेरा ओवरऑल अगर आप ओपिनियन देखने जाएंगे तो जैसे आपने कहा कि कुछ वर्षों से अगर आप देखें तो जिस हिसाब से बायोपिक की तादाद बढ़ती जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो ये एक तरफ से अच्छा भी है कि बॉलीवुड भी चाहता है कि लोगों को उनके बारे में बताया जाए। बट दूसरी सबसे बड़ी घृणा में ये आती है कि क्रिएटिविटी के नाम पे जो एक नया प्रचलन या फिर एक जो शुरू हुआ है, उसमें ऐसा है कि क्रिएटिविटी के नाम पे जिसको चाहिए, जो डायरेक्टर के मन में आता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारा सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे ये लगता है कि सच्चाई से कोसों दूर तक हम पहुंच जाते हैं क्रिएटिविटी के नाम पे। क्रिएटिविटी, लिबर्टी, लिबर्टी तो उनको हर चीज़ में चाहिए आज के दायरे में, हिंदुस्तान में हर चीज़ के लिए लिबर्टी आप देख सकते हैं। तो ये क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे, जैसे आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली जो चल रही है, एक है ब्लैक वॉरेंट, जो आपने देखी होगी। मुझे उम्मीद है सबने, बहुत लोगों ने देखी रहेगी, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 इन इंडिया चल रहा था सीरीज। बट आप देखने जाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की प्रक्रिया दिखाई, जेल कैसे चलता है, जेल में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे दो गुटों में लड़ाई होती है, गुटों में अंदर
विवाद बढ़ता है, विवाद के बाद कैसे पुलिस वाले मिले हुए हैं। बट वो मिले हुए छोड़िए, पर उन्होंने जो चार्ल्स शोभराज, जो हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड अक्यूज में था, उनके वो क्यों अंदर आए थे वो दिखाया ही नहीं। भले ही उनको ये दिखा दिया कि पुलिस को ज़रूरत पड़ती है और पुलिस चार्ल्स शोभराज के पास पहुंचता है मदद के लिए। तो इससे इससे बड़ी वीरनामा नहीं हो सकती कि पुलिस को ज़रूरत है और पुलिस चार्ल्स शोभराज के पास पहुंच रहा है। आप दिखाना क्या चाहते हो? फिर एक आप एग्जांपल ले लीजिए, अभी जो रिसेंटली हुआ, आपने देखा होगा संभाजी महाराज के ऊपर जो इतनी बड़ी मूवी आई, छावा मूवी है जो आ रही है, उनके अंदर उनको लेजिम खेलते हुए दिखा गया, जिसका आपने देखा बहुत ज़ोरों तौरों से अपोज भी हुआ उनके लीगल हायर्स की तरफ से। तो ऐसा हर मूवी में होता है जो भी बायोपिक बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा एक ही मानना है और मेरी एक ही सलाह रहेगी, जो भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, स्टोरी राइटर सबसे इंपॉर्टेंट, तो जो इसमें जो क्रिएटिविटी की लिबर्टी जिसको चाहिए रहती है वो स्टोरी राइटर होता है। तो उनका मेरा एक मानना रहेगा कि आप कभी भी स्टोरी लिखिए तो आप सबसे पहले फैक्ट्स जानिए, फैक्ट्स के अंदर तक जाइए, फैक्ट्स को बताने की कोशिश कीजिए और फैक्ट्स को बोर्ड पे लाइए और वो चीज़ दिखाइए जो फैक्ट्स है। आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए आप लोगों के बीच में एक मन में डाउट क्रिएट कर देते, क्वेश्चन मार्क। एक छोटा एग्जांपल इस क्वेश्चन मार्क का आपको देना चाहूँगा। आपने मूवी देखी होगी संजू। जब हम बड़े हुए, जब मैं कोर्ट में था, क्योंकि मैं भी कोर्ट में था जब संजय दत्त कोर्ट में हाजिरी देने आते थे, आई वॉज प्रैक्टिसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैव सीन हिम व्हेन देयर वाज अ हियरिंग, जब ये एक हियरिंग चल रही थी उनकी, जब वो कोर्ट में आते थे, बैठते थे, जब कोर्ट ने सज़ा उनको सुनाई, जब वो जेल गए, तो हम उस समय कोर्ट में मौजूद थे। तो हमने देखा है कोर्ट ने किस एविडेंस पे, किस बुनियाद पे उनको सज़ा दी थी। कोई कोर्ट को मज़ा नहीं आ रहा था कि ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, इसको हमको सज़ा देंगे तो उनको कोर्ट को या जज को किसी को कुछ दिखाना नहीं। पर हम सब, अगर आपने देखा होगा कि न्यायमूर्ति की आंखों पे पट्टी इसी के लिए है कि दोनों तरफ का तराजू सही तरीके से माप तोल के, कि कोई गरीब हो अमीर हो उसको नहीं देखा जाएगा, चाहे कितना भी रसूख वाला हो, चाहे कितना बड़ा भी पॉलिटिशियन हो, सज़ा सबको मिली जाएगी। इसके लिए वो न्यायमूर्ति की आंखों पे पट्टी थी और यही था। पर जब मैंने संजू मूवी देखी उसके अंदर ये सब गायब है। आपने जो जनरेशन 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद की जनरेशन, जिनको मालूम है कि संजय दत्त का क्या रोल था, जो कोर्ट में आया, एविडेंस में आया, कोर्ट के जजेस ने बताया जो, और जो जजमेंट में भी आया। बट जब ये मूवी बनी तो उसके अंदर कुछ अलग ही दिखाया गया। उसके अंदर तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो एक उसके अंदर एक स्टेटमेंट भी है जहाँ पे वो एडमिट करता है कि उनकी कितनी गर्लफ्रेंड है। तो मुझे तो इतना लगा कि वो एक हमारी तरफ से महिलाओं की बदनामी करी जा रही थी मूवी में ओपनली, कि इतनी गर्लफ्रेंड रख रहा है और कोई उसको कुछ बोल रहा नहीं, क्या चल रहा है। अगर आप क्रिएटिविटी करना चाहते तो फैक्ट्स तो लाइए बोर्ड पे। एक छोटी सी एग्जांपल एक और देना चाहूँगा आपको, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वांटेड अक्यूज दाऊद इब्राहिम के बारे में बोलना चाहूँगा आपको। आई रिमेंबर इट, मुझे याद है बहुत अच्छे से। एक मूवी आई थी डी कंपनी, जिसके अंदर दाऊद का रोल दिखाया गया था कि दाऊद कौन है। बट उसके अंदर कहीं भी चर्चा नहीं हुई कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट करके ये बंदा भागा हुआ है इंडिया से। और इस बंदे ने जब बॉम्ब ब्लास्ट किया, इन्होंने जब साजिश की उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, तो उसके बाद हिंदुस्तान की, बॉम्बे की हालत क्या हुई, किस तरह से लोग जुझकते रहे, किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम की राइट्स कितनी बड़ी हुई, उसका कारण क्या था? यही दाऊद इब्राहिम। तो अगर दाऊद इब्राहिम को अगर आप डी कंपनी की मूवी देखेंगे, उसके अंदर जिस हिसाब से उनको एक गॉडफादर दिखाया था, अपने बाप के लिए जो कुछ भी करके जाता है, पर उन्होंने क्या किया वो तो किसी ने बताया नहीं। उनको तो पोर्ट्रेट करके एक हीरो बना दिया इंडस्ट्री ने। तो ये बहुत ही, मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि बहुत दुर्भाग्य हमारा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री, स्पेसिफिक बोलना चाहूँगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री जब ये बायोपिक बना रही है तो इसका खास करके ध्यान रखें कि लोगों तक फैक्ट पहुँचाए, सच्चाई पहुँचाए। सच्चाई पहुँचाने से क्या होगा कि जो लोग जानना चाहते हैं वो, और जो इनके बारे में जानते हैं उनको सही तरीके से मालूम पड़े। क्योंकि आप जब मूवीज़ बनाते हो क्रिएटिविटी के नाम पे, अगर आप कुछ भी छेड़खानी करते हो, और वो छेड़खानी का असर ये होता है कि नई जनरेशन, जिनको ये विषय के बारे में मालूम ही नहीं है, जब वो विषय देखते हैं तो उनको रियल में फील होता है कि ये आदमी तो बहुत अच्छा था, ये आदमी इतना अच्छा था। तो क्या होता है कि उनके साथ साथ जो पुरानी जनरेशन है, जिन्होंने उस बारे में जाना था, उनके मन में भी एक डाउट हो जाता है कि ये आदमी अगर रियल में ऐसा था क्या। तरुण, प्रोसेस क्या होता है जब एक एज अ लीगली क्या क्या प्रोसेस एक फिल्म मेकर को और जिनके ऊपर कहानी बन रही है उनको फॉलो करना पड़ता है बिफोर मेरे मेकिंग सबसे अ पहले बायोपिक? तो कोई भी फिल्म मेकर हो, उसको सबसे पहले उनकी फैमिलीज, अगर ही इज़ नॉट अलाइव जिसके ऊपर बायोपिक बन रही है, अगर वो जिंदा नहीं है तो उनकी फैमिलीज, उनके लीगल हेयर्स, इन सब के परमिशन शॉर्ट करनी पड़ती है। शॉर्ट करने के बाद, जैसे मैंने आपको फिर से कहा, देखो क्रिएटिविटी लिबर्टी के नाम पे आप फैक्ट्स मत मोल्ड कीजिए। आप
अगर आपको कोई भी फैक्ट्स के बारे में जानना है, आपके पास नहीं है, तो आप उसकी रिसर्च कीजिए। रिसर्च टीम का भी बहुत बड़ा काम होता है, सहयोग है। पर अगर रिसर्च टीम भी इसमें फेल हो रही है तो उनकी गलती है। ये बॉलीवुड नहीं है, कोई भी हो, उनकी गलती है कि अगर वो रिसर्च उस तह तक नहीं पहुंच पा रहे कि वो सच नहीं ला पा रहे। तो एक रिसर्च का बहुत बड़ा फैक्ट है, वो भी रिसर्च सही दिशा में हो। दूसरा, फैमिलीज़ के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए उनको, अगर आप दिखा रहे हो तो। क्योंकि क्या होता है, कितनी बार ऐसा आपने देखे नहीं कि बहुत सारे मैटर्स को कोर्ट में फ्लैम्स होते हैं, क्योंकि जब मूवीज़ बनती है, बायोपिक बनती है, तो कितनी बार परमिशन नहीं ली जाती। उनको ऐसा लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो कोर्ट जाते हैं, मूवीज़ के ऊपर स्टे मांगते हैं, फिर उनका सेटलमेंट होता है। तो कुछ ना कुछ जो चलता है, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि यू शुड गो विद लीगल्स। लीगल में आप सबसे पहले उनकी फैमिली को कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ एग्रीमेंट कीजिए, कंसर्न टर्म्स ड्रॉ कीजिए, ताकि क्या होगा कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अगर सामने वाले की विदाउट कंसर्न ये चीज़ें बनती है, तो उसमें सबसे पहले डिफॉर्मेशन तो आए, एक प्रोसेस है बहुत बड़ा आ जाता है। अब जैसे अगर कोई इसको केस करना चाहता है तो मिसलीडिंग फैक्ट्स हो जाती है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, बहुत कुछ होता है। तो एक लीगल प्रोसेस जो है इसके अंदर, सबसे पहले कंसर्न फ्रॉम आइदर द पर्सन जो जिंदा है वो, जिनके ऊपर आप बायोपिक बना रहे हो वो, या उनकी फैमिली, या उनके लीगल हायर्स, इनकी सबकी कंसर्न होना बहुत नेसेसरी है। ओके। और जिन्होंने मान लीजिए किसी ने बिना परमिशन अगर कुछ किया हो और अगर उनके अगेंस्ट में डिफामेशन केस होता है तो किस किस तरह डिफॉर्मेशन की भी होता है। पेनल्टी और पनिशमेंट्स उनको फेस करनी पड़ती है? डिफॉर्मेशन एक लंबा प्रोसेस है वैसे देखा जाए तो। डिफॉर्मेशन कैसा होता है कि एक आपको आउटस्कोर्स कोर्ट को ये बिलीव कराना पड़ता है कि डिफेम हुआ हूँ मैं इससे। तो आपको कोर्ट को प्रोसीजर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें ऑन फैक्ट्स लानी पड़ती है, कि जैसे उन्होंने कुछ आपके बारे में दिखाया था जो फैक्ट नहीं है, वो डिफॉर्म हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको कोर्ट को बतानी पड़ेगी। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद अदर पार्टी को नोटिस इशू होता है। अदर पार्टी इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपॉन, उसको भी बुलाया जाता है। उनको उनके फैक्ट्स जो उन्होंने दिखाए थे उसके बारे में उनसे सवाल किया जाता है, उनके स्टेटमेंट लिया जाता है, फिर विटनेस प्रोसेस होता है। देन वो एक कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से जैसे केस चलता है वैसे केस चलता है। देन द ऑर्डर कम्स फॉर द डिफॉर्मेशन। ओके। और सामने वाले बंदे को क्या किस किस तरह की पनिशमेंट हो सकती है? क्या उनको एक जेल हो सकती है या फिर सिर्फ फिल्म तक ही सीमित रहती है या फिर पैसे की पेनल्टी होती है? देखिए कैसा है, डिफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसीडिंग है जहाँ तक मुझे ये याद नहीं कि किसी को आज तक जेल हुई है उसमें। डिफॉर्मेशन में क्या होता है, एक तरह से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डिफेम दोनों किया है, पार्टी यस। सेटलमेंट पे आ जाती है, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाता है कि हमने उनको डिफेम किया है। सो उनके राइट्स को जो अबॉलिश किया, तो उसमें क्या होता है, क्या अदर दे पे देम पेनल्टी, जो भी उसमें मांगी रहती है, उनका जो सेटलमेंट होता है। जेल तो हर कानूनी प्रक्रिया में जेल है अगर सज़ा होती है तो। पर उसमें क्या होता है, जैसे जेल जाने के पहले भी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होते हैं, दिस इज लीगल टर्म्स एक। यस, तो अग्रीड, क्या, यस। हाँ, तो क्या होता है, कितनी बार जेल नहीं जाना तो सस्पेंशन ऑफ, अगर उसके अंदर सज़ा 3 साल के अंदर है तो उसी कोर्ट के अंदर आप अर्जी कर सकते हो। उसके बाद आप एप्लीकेशन करने के बाद उधर से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लेके आप फिर से बेल पे बाहर आ सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसमें मतलब ऐसा कोई बड़ा सज़ा कोई काट के अभी तक तो आया नहीं है, बट अगर कोई लड़ेगा तो उसके लिए प्रोसेस है ये। ओके, बायोपिक्स की अगर बात की जाए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोस्टली अभी एक इमेज चेंजिंग एजेंडा हो गया है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें पीआर टीम जो होती है एक एक्टर और एक्ट्रेस की, ये बहुत अच्छा काम करती है। कि वो किसी न किसी एक डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हमारे ऊपर बायो, इस कैरेक्टर को हम प्ले करना चाहते हैं, उनके ऊपर बायोपिक बने। और बायोपिक बनने के बाद वो खुद का भी और सामने वाले का भी कैरेक्टर और कंडक्ट सारा चेंज कर देते हैं। ये सबसे बड़ा बिजनेस आज की तारीख में बॉलीवुड में चल रहा है, अगर आप देखें तो। अगर इमरजेंसी की अगर बात की जाए कंगना रनावत की, तो वो भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज में थी, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया जो उनकी पार्टीज़ की है। देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जैसे हम बात कर रहे थे इस विषय पे कि बायोपिक जो बन रही है उसका कारण ही क्या है। बायोपिक बनने का कारण जो मुझे फ़ील होता है कि अगर कोई पुराने लोगों के ऊपर बायोपिक बन रही है, उनको रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज की जनरेशन जानती नहीं वो क्या कर चुके और क्या कर रहे थे। तो उनको प्रेज़ेंट करने की कोशिश की जाती है, एक प्लेटर बना के जिसके अंदर सब दिया जाता है, उनका अच्छा काम, बुरा काम, उन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो एक प्लेटर के अंदर अरेंज करने की कोशिश की जाती है। बट क्या होता है, कितनी बार वो प्लेटर ओवरफुल हो जाता है ना, तो कोई नहीं खा पाता है। तो बहुत सारी ऐसी बायोपिक बन के गई है जो फ्लो थी, जिनमें लोगों को समझ में नहीं आया कि वो दिखाना क्या चाहते थे। और यही होता है जब आप खुद कंसर्न जो डायरेक्टर या स्टोरी राइटर है उसको यही नहीं मालूम है कि ट्रू फैक्ट क्या है। तो जब ट्रू फैक्ट नहीं है आपके पास तो आप क्या कुछ भी दिखाने की कोशिश करेंगे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। बट जब एक फैक्ट अगर आपके पास हो, ट्रू फैक्ट हो, तो आप जब दिखाना जाएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मंगल पांडे जी का। जो एक मूवी बनी थी मंगल पांडे जी, आमिर खान ने जो रोल किया था, उनको उसका फैक्ट मालूम था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस चीज़ का, ब्रिटिश राज के समय किस चीज़ को अपोज किया।
उन्होंने वो गाय के मांस जो बंदूक की कार्ट्रिज पे लगी हुई थी वो उन्होंने खोलने से मना किया। तो ये फैक्ट सबको मालूम था कि इसके लिए वो एक हिंदुस्तान का हीरो बना था, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट रिवॉल्ट विच हैज टेकन प्लेस। सबसे पहला हिंदुस्तान में जो आंदोलन शुरू किया था उन्होंने शुरू किया था। तो ये एक डायरेक्टर को भी मालूम था, स्टोरी राइटर को भी मालूम है कि हमको इतने पे सीमित रहना है। क्यों? क्योंकि उनका वो बिहेवियर और कंडक्ट उनको मालूम था, कैरेक्टर मालूम है पूरा। अब क्या हो गया, अब जो बायोपिक बन रही है उनको कैरेक्टर और कंडक्ट ही नहीं मालूम है। मैं किसी को भी निरादर नहीं करना चाहूँगा कि आप नए नए हो, नौजवान हो, इसलिए आप ये कर रहे हो। बट मैं भी नौजवान हूँ। जब तक मुझे केस पूरा नहीं मालूम है, तो हम भी उतना ही आर्ग्यू करते हैं जितना अपने को मालूम है। जब हमें किसी आरोपी को हम डिफेंड करते हैं, तो हम कितना डिफेंड कर सकते हैं जितना हमको मालूम है। अगर कोई क्वेश्चन गलती से भी जज हमें पूछ लेता है कि इसके बारे में आपका क्या बोलना है, तो हम उस समय स्टन इसलिए हो जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि हमको इसका जवाब क्या देना है। तो अगर आपने देखा होगा तो कितनी बार कोर्ट में हम क्या बोलते हैं, कोर्ट हमें परमिशन दे, हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं हमारे क्लाइंट से। हम क्यों इंस्ट्रक्शन लेते हैं? वो इंस्ट्रक्शन इसलिए लेते हैं ताकि हम कुछ भी चीज़ बोले तो वो बोले जो हाउस ऑफ द माउथ हो, फ्रॉम द माउथ ऑफ द हॉर्स। जो हमें क्लाइंट बोलेगा कि सर ऐसा है, वही चीज़ हम कोर्ट को बताने की कोशिश करते हैं। उसका कारण क्या है? फैक्ट से मोल्ड नहीं लेना हमें। अब यही चीज़ आज हो रहा है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर्स जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी, लिबर्टी के नाम पे कुछ ऐसा नया डालने की कोशिश करते हैं जो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती कितनी बार। तरुण, कई बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती है। स्पेशली हम देखते हैं अगर महाराष्ट्र, स्पेशली अगर मैं मुंबई की बात की जाऊँ, तो जो एमएनएस है, मनसे है, या फिर कोई भी एक्स वाई से पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है फिल्मों की। चाहे वो बायोपिक्स पे हो या फिर कोई पाकिस्तानी फिल्म का रिलीज़ करना हो, तो उसके अगेंस्ट में जाना, उसके अगेंस्ट में आंदोलन खड़ा करना। ऐसे में कितना राइट्स है इनको इस तरह का करना? देखिए कैसे है, ये तो एक हर आदमी की एक लिबर्टी है कि वो उसके जो थॉट प्रोसेस है वो लोगों तक लेके जाए, और उसमें किसी को मनाही नहीं रहती। फिल्म बनाने को भी बनानी है और जो ऑडियंस है उनको भी मनानी है। उनको पसंद नहीं आता है तो आपने देखा रहेगा 200 500 करोड़ की मूवी भी डब्बे में चली जाती है। बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज़ है, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की जो स्टोरी बोलना चाहते थे, लोगों को पसंद नहीं आए तो डिनाई कर देते लोग। आज के समय ऑडियंस एक्सेप्टेंस और डिनाइल पे चल रहा है। जहाँ तक कहा आपने सवाल पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कैसा है महाराष्ट्र में, अगर आप देखें तो आज के टाइम पे हर पार्टी के दो नाम हो गए। हर पार्टी के दो नाम हो गए। तो उसमें क्या हो गया कि आज के टाइम पे हर पार्टी चाहती है अपना एक्सेप्टेंस इन दिस सोसाइटी। वो चाहते कि लोग हमें देखें कि हम हैं अलाइव। मैं तो ऐसा बोलूँगा कि जिंदा रहने के लिए मर रही कुछ पार्टियाँ, तो कि वो अपना आपको वजूद खड़ा करने के लिए। तो कैसा है कि ये एक स्टंट भी बोल सकते हो आप। जैसे मैंने कहा कि पीआर टीम, तो कितनी बार तो मूवी को हिट करने के लिए पीआर टीम भी रखती है कि आप ये अपोज करें, आप ये करें, फिर हम देखेंगे, फिर हम ये इसको लाएंगे। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी। अगर आप देखेंगे तो 90% पब्लिक ये बोलती है कितनी बार मूवी देख के, जब कुछ स्टंट अचानक से शुरू हो जाता है, अरे एक क्रिएटिविटी है, ये क्रिएट किया जा रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, पर किस कारण हो रहा है आधे लोगों को तो मालूम भी नहीं रहता है। अभी आप छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो कितनी बार आप न्यूज़ वालों को देखे रहेंगे तो लोग ऐसे दिखाते कि बड़ी महासभा चल रही होती है, उधर रैली में लोग आते 500 रुपये लेके, उनको मालूम ही नहीं रहता क्यों आए हम। तो ऐसा इसमें भी है। वो अभी जैसे अगर हम बोलते हैं कि बायोपिक में कुछ बोलना चाहता है स्टोरी टेलर, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे सोसाइटी में, कि जो भी एक्शन और रिएक्शन जो है कितनी बार क्रिएट किए जा रहे हैं। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। एक आम पर्सन को या एक नॉर्मल जो इस सोसाइटी में रहता है, उसको कितना हक है अपोज करने का अगर वो नहीं सेटिस्फाइड है विद द वे द फिल्म हैव बीन प्रोजेक्टेड? देखिए मेरा तो ये मानना रहेगा सबसे बेस्ट इज़ योर ऑडियंस। जो आपने बोला एक आम आदमी ही सबसे बड़ा व्यूअर है ना। तो देखो लीगल हायर जो फैमिली के रहते, कितनी बार आपने सुना रहेगा, ये मूवी आई थी पद्मावती, तो उसमें उनके फैमिली, करनी सेना, ये सब ने बहुत अपोज किया था। फिर उनको मूवी दिखाई गई, फिर कुछ सीन्स डिलीट किए गए, कुछ ऐड किए गए, और वो मूवी को रिलीज़ करके पब्लिक ने एक्सेप्ट किया। भले ही वो सीन क्या डिलीट थे मुझे मालूम नहीं, बट पब्लिक ने एक्सेप्ट किया उस मूवी को, बिकॉज द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी मच क्लियर कि इट हैज़ टू बी रोलिंग अराउंड पद्मावती, कि उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया था अपने सती धर्म के। वैसे ही अगर आज आप देखने जाएँ तो अगर कॉमन आदमी जो आता है, कॉमन आदमी के पास सबसे बेस्ट तरीका है आइदर टू एक्सेप्ट और टू डिनाई। अगर उनको मूवी पसंद नहीं आती तो उसको एक्सेप्ट या डिनाई कर सकता है, अगर उसको पसंद आती तो एक्सेप्ट कर सकता है। अब रहा सवाल है उसको अपोज करने का, उसको अपोज करने का एक ही तरीका है, मूवी देखने नहीं जाएगा। लीगल एक्शन, ही इज अ व्यूअर, ही हैज़ ऑल राइट। एक इंडिविजुअल को सारे राइट्स है अपनी चीज़ों को करने का। आज राइट ऑफ लिबर्टी मेरे पास भी, राइट ऑफ इक्वलिटी मेरे पास भी, राइट ऑफ लाइफ मेरे पास भी है।
तो आई कैन राइट ऑफ स्पीच भी है मेरे पास. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज ऑल दिस राइट्स विद देम. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन, इफ ही इज अनसेटिस्फाइड विथ अगर उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये लग रहा है उसे गलत है, तो वो कोई भी आदमी PIL फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में. इट्स ओपन फॉर एनीबडी. बट दैट PIL शुड बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नॉट योर पर्सनल इंटरेस्ट. गॉट इट. ठीक है. लास्टली कौन सी ऐसी फिल्म थी जो आपको लगता है कि एज अ बायोपिक जो आपने देखी हो, आपको लगा हो कि वो एक जो रियल था वो बताया गया है? ऐसे देखने जाए तो मुझे मंगल पांडे बहुत पसंद आई थी. बाद में MS धोनी के ऊपर जो बनी थी वो भी बहुत पसंद आई थी. उनके बारे में भी फैक्ट्स बताए गए थे, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में बताया गया था. बाद में उन्होंने भी बहुत अच्छा रिलेट करने की कोशिश की, मुझे अच्छा लगा. बाद में अभी रिसेंटली आपने देखा रहेगा एक और मर्डर सनसनी जो चली थी पूरे महाराष्ट्र को जिसने हिलाया था, शीना बोरा मर्डर केस, वो भी मैंने देखी. उसका भी कुछ पार्ट्स मैंने देखे थे सीरीज़ के, कुछ नहीं देखे अभी तक. बाद में वो भी मैंने ट्रायल अपनी आंखों से देखा कि क्या हुआ था, क्या ट्रायल मतलब जितना चला अभी तक उतना अपन ने देखा हुआ है, तो हमको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमको पता है. तो उस हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, जब आपको चीज़ को रिलेट इसलिए कर पाते हैं जब आप देखते हैं. क्या होता है आज की तारीख में जो लोगों को दिखाया जाता है उसी पे बिलीव किया जाता है. तो जैसे आप दिखाओगे वैसे वो बिलीव फैक्ट अंदर एक दिमाग में चलने लग जाता है कि ये सच है क्या, ये सच है क्या. तो उसके लिए ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप फैक्ट्स लोगों तक ले जाए वो ट्रू हो. मेरा एक ही बोलना है, आप क्रिएटिविटी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएटिविटी से, बट क्रिएटिविटी शुड नॉट डिमोलिश द ट्रूथ. आपका क्रिएटिविटी की लिबर्टी के चक्कर में आप सच्चाई को कोसों दूर ले जाएंगे तो ये गलत होगा. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चार्ल्स सोबराज मेरे लिए आज की तारीख में. मैं अगर देखने जाऊंगा तो डी कंपनी, अबाउट दाऊद, ऑल दिस फैक्ट्स, आपने फैक्ट्स दिखाने के. आज के टाइम पे आप देख लीजिए इतनी मूवीज बन रही है बॉलीवुड में, 20-30% तो गैंगस्टर्स पे, और वो गैंगस्टर्स को लोग हीरो बना रहे हैं. गैंगस्टर्स को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको महाराष्ट्र पुलिस 30 साल से ढूंढ रही है, 30 इयर्स, उनको हम खुद हीरो बना रहे हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री. एक तरफ रोहित शेट्टी मूवी बना रहा है जहाँ पे वो पुलिस को हीरो बनाता है, और दूसरी तरफ वही बॉलीवुड मूवी बना रहे हैं जिसमें पुलिस को डिमोलिश कर रहे हो. उनको ये दिखा रहे कि पुलिस पैसा ले रही है, उसके लिए काम कर रही है, उसके लिए काम कर रही है. तो हम किसको क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं. तो फिर आप सोचिए, जब आप ये इमेज लोगों तक ले जाते हैं एट लार्ज, इतनी मूवीज जो बन रही है एट लार्ज है, एक सोसाइटी जो देख रही है, तो उसके सामने आप पुलिस की इमेज क्या चाहते हो. एज अ लॉयर मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं कितनी बार मुझे एक ही सवाल करते हैं, क्या करना है सर, रहने दीजिए ना, पुलिस तो पैसा मांगेगी. तो ये किसने क्रिएट किया, किसने दिखाया है, किसने लोगों को मजबूर किया विश्वास करने पे. इस इंडस्ट्री ने, कि उन्होंने एक तरफ पुलिस को अच्छा दिखाया तो दूसरी तरफ इतना खराब दिखा कि पुलिस को विश्वास नहीं था. कितनी बार तो मैं सीन सुना हूँ मूवी के अंदर, कितनी बार बोलते हैं कि हाँ पुलिस तो सब खत्म होने के बाद आती है. ये हर मूवी में डायलॉग था पहले जमाने के. पर आज आप में कोशिश है तो करके देख लीजिए, पुलिस खत्म होने के बाद आएगी कि पहले, आपको पता चल जाएगा. अगर पैसों की बात की जाए तो जब एक अग्रीमेंट साइन होता है फिल्म मेकर और जिनके ऊपर बायोपिक बन रही है, किस तरह का पैसे का मेंशन होता है पेपर्स में? वो तो कैसे उनकी फैमिली के ऊपर डिसाइड होगा कि वो हाउ मच उनको कितना चाहिए, वो कितना डिमांड करते हैं और वो कितने में फिल्म मेकर जी, एग्री जी. करता है. दिस इज नॉट आ पार्ट, अपन डिसाइड ही नहीं कर सकते, वो उनकी मर्जी होती है. बट यू फील एज अ लॉयर कि आपको मेंशन होना ज़रूरी है पेपर पे? होएगा कि 110% होगा. अदरवाइज क्या होगा, कोई फिल्म डायरेक्टर उसको ट्रांसफर भी करेंगे और रिकॉर्ड पे नहीं रहेगा तो उनको एंट्री प्रॉब्लम हो जाएगी. वो बोलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कोई करेगा नहीं. हाँ भले ही एग्रीमेंट में जीरो मेंशन हो. हाँ, कई बार ऐसा होता है. यस, एग्रीमेंट में होता है. ओके. और एक फिल्म जब बन जाती है तो रिलीज से पहले उनके घर वालों को दिखाना कितना ज़रूरी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अगर उनकी फैमिली ने एग्री किया तो कोई ज़रूरी नहीं होता. अपन क्या होता है, कितनी बार टर्म्स कंडीशन ये लिखी जाती है कि हमको पहले दिखाया जाए वॉट एवर पार्ट्स आप जो दिखाना चाहते हैं. और कितनी बार तो स्टोरी राइटर को भी ये बोला जाता है कि जो स्क्रिप्ट आपने लिखी वो हमको सुनाया जाए. फिल्म बनाने से पहले भी हो जाता है कितनी बार तो ये काम. आसाराम बापू का हम मिस कर रहे हैं, अगर उस बारे में अगर बता पाए, क्योंकि आपने तो देखी हुई है उनकी बायोपिक. मैं बायोपिक भी मैंने देखे, कुछ उनके 8-9 एपिसोड ही देखे थे, पूरे दिन देखे. बट आई रियली फील्ड कि बहुत ही अच्छी बनाई गई. मनोज बाजपेयी ने एज ए लॉयर हमारे कंपोनेंट का रोल प्ले किया तो बहुत अच्छा लगा. और एक ही ऐसी सीरीज़ थी जिसमें फैक्ट दिखाया गया. मुझे ऐसा लगा कि उनको सज़ा भी मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, कोर्ट में क्या चला, कोर्ट में क्या नहीं हुआ, वो सही तरीके से प्रेजेंट किया गया. इसलिए वो सबसे छोटे चैनल में लॉन्च हुई थी, जी पे, और काफ़ी हिट ली. मैं आपको ये बताना चाह रहा था, पब्लिक एक्सेप्टेंस ही है.
अगर व्यूअर को ये पसंद आई चीज़ तो सबने एक्सेप्ट किया, उसको डिनाई नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हाँ, वो लोगों को पता ही नहीं था ना क्या हुआ। खाली ऐसा न्यूज़ में चल रहा था आसाराम बापू क्योंकि वो सारी चीज़ें जोधपुर में घट रही थी, इधर क्या हो रही थी किसी को पता नहीं। तो उसके लिए जब ये चीज़ों को लोगों को तक लाई गई, दिखाया गया, भले उसमें थोड़ा मसाला मारा रहेगा, क्योंकि अपन सब्जी बनाते तो मसाला थोड़ा मारना जरूर, तो उसमें तड़का लगाया उन्होंने, बट वो तड़का लोगों ने एक्सेप्ट किया। और अगर कुछ ऐसी होती तो आसाराम बापू जी के कम फॉलोवर नहीं है, उनके घर वाले बहुत पहुंच गए होते, पर उनको मालूम है जो दिखाया जा रहा है वो किसी ना किसी तरीके से फैक्ट था, ट्रू था, इसलिए चुप बैठे रहे सबके साथ।